बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज। इसमें हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात की थी और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमंस के अंदर, ब्रीदिंग, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर उसके बाद रिस्पायरेशन के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया और फिर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उसको हमने डिटेल में देखा था। फिर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस हम देख रहे थे, तो हमने ये बात की थी कि अनलाइक प्लांट्स, ह्यूमंस में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है रिस्पायरेशन के लिए, जिसको हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक को एयर पैसेजवेज कहा जाता है और दूसरा लंग्स। एयर पैसेजवेज को अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और लंग्स को लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। एयर पैसेजवेज के या अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसा कि नोज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसकी ओपनिंग्स को नोस्ट्रिल्स कहा जाता है और इसकी जो कैविटी होती है उसको दो चैम्बर्स में वो डिवाइडेड है, जिनको नेज़ल कैविटीज़ कहा जाता है, और उसमें मौजूद हेयर्स और म्यूकस जो कि एयर इनकमिंग एयर में डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स वगैरह को ट्रैप करती हैं, एयर को क्लीन करके बॉडी के अंदर एंटर होने देती हैं। और इसके अलावा नेज़ल कैविटीज़ की वॉल में कैपिलरीज में मौजूद ब्लड इस एयर को वार्म करता है ताकि बॉडी के टेम्परेचर को ये ज़्यादा इफेक्ट ना कर सके। फिर फेरिंग्स, जहाँ पे ओपन होती है नेज़ल कैविटी और हमारी बकल कैविटी या माउथ कैविटी, और फेरिंग्स के नीचे फिर दो पैसेजवेज होते हैं, फूड पैसेजवे एंड एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे लैरिंग्स से स्टार्ट होता है और फूड पैसेजवे ईसोफेगस उसको हम कहते हैं। अब इन दोनों पैसेजवेज की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे इनको क्लोज़ किया जाता है। फूड पैसेजवे ईसोफेगस के ओपनिंग पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि क्लोज रहते हैं, जब फूड आता है तो वो ओपन हो जाते हैं। जबकि लैरिंग्स की कैविटी को हम ग्लोटिस कहते हैं और इसके ऊपर एक लिड होती है जिसको हम एपीग्लोटिस कहते हैं। जब फूड आ रहा होता है तो ये एपीग्लोटिस क्लोज कर देता है लैरिंग्स की कैविटी को, ओपनिंग को, ग्लोटिस को। फिर लैरिंग्स को हमने बात की थी कि हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और फिर लैरिंग से एयर पास होती है ट्रेकिया में, विंड पाइप में, जो कि कार्टिलेजिनियस रिंग, सी शेप्ड रिंग से बना होता है। अब ट्रेकिया की दो ब्रांचेज होती हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। राइट ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर होती है और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंटर होती है, और डिवाइड रीडिवाइड होके इसकी ब्रांचेस बनती हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर हमने सेकंड कंपोनेंट लंग्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये थोरैक्स में चेस्ट कैविटी में एग्जिस्ट करते हैं और इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, और इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। और लंग्स की जो इनर सरफेस होती है उनको वो कौन बनाता है? अल्वियोलाई बनाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। और इसके अलावा हमने चेस्ट कैविटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि चेस्ट कैविटी को रिब्स ने इनक्लोज किया होता है और रिब्स आके हमारी चेस्ट बोन स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं, जबकि बैक साइड से हमारी बैक बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं। और रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। जबकि लोअर एंड पे हमने बात की थी कि एक थिक मस्कुलर शीट जिसको हम डायफ्रैगम कहते हैं, जो कि डोम शेप्ड होता है। अब इसके बाद हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग में ये पार्ट्स कैसे हेल्प करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स यानी कि रिब मसल्स और डायफ्रैगम कैसे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से
ब्रीदिंग में हेल्प करती है। यानी कि ब्रीदिंग के दो फेजेस हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। जब हम इंस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं यानी कि ब्रीद इन करते हैं तो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्रैगम मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है और एटमॉस्फेरिक एयर रश करती है लंग्स में। जबकि दूसरा प्रोसेस इसके उलट है एक्सपायरेशन का, कि जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मसल्स चले जाते हैं, रिब मसल्स एंड डायाफ्रेम, तो लंग पे प्रेशर पड़ता है और ये एक स्पॉन्जी ऑर्गन है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से इसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है और इसमें एयर इसमें से बाहर एनवायरनमेंट में रश करती है थ्रू एयर पैसेजवे। अब आज हम डिस्कस करेंगे लंग्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी कि बॉडी के दरमियान और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमने बात की थी कि अल्वियोलाई फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती हैं और इसको अल्वियोलाई को नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। अब अल्वियोलाई और कैपिलरीज की जो वॉल होती है ये थिन होती है, इसी वजह से ये गैसेस के एक्सचेंज होने के लिए एक्सीलेंट साइट है। यहाँ पे एफिशिएंटली गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। अब कैपिलरीज जैसा कि आपको पता है ब्लड वेसल है, यानी कि बॉडी से जो ब्लड आ रहा होता है वापस वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उस ब्लड वेसल को हम वेन कहते हैं। अब इस वेन का साइज़ जब 1 मिलीमीटर से कम हो जाता है तो इसको हम कैपिलरी कहते हैं। अब कैपिलरी में एट अ टाइम ये सिंगल आरबीसीज ऐसे लाइन में जा रहे होते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है और उस आरबीसी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि वो बॉडी टिश्यू से वापस आ रहा होता है वो ब्लड, इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जबकि अल्वियोलाई में हमने जब ब्रीथ करते हैं एनवायरमेंटल एयर को तो उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो ये अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है और इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ मूव करता है और हार्ट इसको फिर पूरी बॉडी में पंप करता है। इसी तरीके से जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि रिस्पायरेटरी बाय प्रोडक्ट है, सेल के अंदर रिस्पायरेशन के रिएक्शन के बाद बनता है, और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में यूज़ नहीं होता तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये ब्लड से लंग्स की तरफ आ रहा होता है। अब लंग्स के अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है एज़ कंपेयर टू ब्लड कैपिलरी या ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से अल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाता है और फिर लंग्स इसको बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपेल करती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि एक्सरसाइज का ब्रीदिंग के रेट पे क्या इफ़ेक्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन में या रेस्टिंग कंडीशन में जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है, लेकिन जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है और इसकी वजह क्या है? बिकॉज मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर जाती हैं और उन एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है और एनर्जी रिस्पायरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है।
और उसके लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और ऑक्सीजन के लिए गैशियस एक्सचेंज ज़रूरी होती है, और गैशियस एक्सचेंज के लिए एफिशिएंट ब्रीदिंग ज़रूरी होती है। अब इसी प्रोसेस, जब रिस्पायरेटरी प्रोसेस एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा रिलीज़ होता है, जो कि ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन के पार्ट मेडल्ला तक, जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, तो वो मसल्स को, डायाफ्रागम और इंटरकोस्टल, जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, उनको सिग्नल इम्पल्सेस भेजता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मौजूद होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सपेल आउट होती है, और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में एंटर होती है। अब ब्रीदिंग रेट जब इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी बॉडी को, क्योंकि ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होता है, और रिस्पायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी, और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल होगा। अब इस डायग्राम में आप देखें कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए वो ब्लड के थ्रू पहुंचेगी रिस्पायरेशन के लिए, तो हार्ट ज़्यादा पंपिंग करेगा ताकि एफिशिएंटली सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंच सके। फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा सेल्स के अंदर, और उसके रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जो कि ब्लड में शामिल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ एयर की, तो जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% है, जबकि जो एयर हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 16.4% है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.03%, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। नाइट्रोजन की परसेंटेज आप देखें, जितना हम इनहेल करते हैं उतना ही हम एक्सहेल करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ब्लड में मौजूद नाइट्रोजन गैस बॉडी में यूटिलाइज नहीं होती, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है, इसीलिए उसका रेट कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी में, इसीलिए उसका रेट इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं होती, तो इसीलिए वो सेम रेट रहता है उसका। अब अगर नाइट्रोजन ना होती, हम जिस एयर को ब्रीथ करते हैं, तो हमारी अल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं। आप सांस खींच के देखें और 15 सेकंड तक इसको रोकें, इसमें जो ऑक्सीजन थी वो बॉडी में चली गई, यूटिलाइज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट उसमें इंक्रीज़ हो गया है, नाइट्रोजन का रेट सेम है, क्योंकि ब्लड में और अल्वियोलाई में सेम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है, और इसी नाइट्रोजन की वजह से वो कोलैप्स नहीं करता हमारा अल्वियोलाई। अगर ये नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ब्लड में और अल्वियोलाई में ना होती तो हमारा अल्वियोलाई कोलैप्स कर जाता। फिर वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन जो हम इनहेल कर रहे होते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में वाटर वेपर्स वेरिएबल हैं, चेंज होते रहते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर वेपर्स कम होंगे, टेम्परेचर कम है तो वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे। जबकि बॉडी से जो एयर वापस आ रही होती है तो उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि बॉडी में तो वाटर ज़्यादा होता है, तो उस एयर में वाटर वेपर्स शामिल हो जाते हैं। ये तकरीबन 6% होता है। और इसी तरह टेम्परेचर
जो इनकमिंग एयर है उसका वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं एयर को तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल हैं। और फिर हम जब एक्सहेल कर रहे होते हैं तो अगर हमारे एयर पैसेज वे में कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो एक्सपायर्ड एयर के साथ एक्सपेल आउट हो जाते हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। इसमें हमने डिस्कस किया कि गैसियस एक्सचेंज लंग्स में कैसे होती है। ये अल्वियोलाई में होती है जो कि फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। कोलेक्टिवली हम अल्वियोलाई कहते हैं और सिंगुलर अल्वियोलस, जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। अब इनकी वॉल, कैपिलरीज और अल्वियोलाई की वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है जिससे ईजीली गैसेस डिफ्यूज़ हो सकती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको एक्सीलेंट रिस्पायरेटरी सरफेस या एक्सीलेंट रिस्पायरेटरी साइट बनाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पायरेटरी सरफेस का। अब हमने बात की कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अल्वियोलाई में हाई होता है जबकि ब्लड कैपिलरीज में कम होता है। तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाती हैं और ये ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट इसको पूरी बॉडी में पंप करता है और जिस सेल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे कैपिलरीज से डिफ्यूज़ होके सेल में एंटर हो जाता है। और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्वियोलाई, तो वो ब्लड से अल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाता है और बॉडी उसको एक्सपेल कर देती है। फिर हमने देखा कि एक्सरसाइज का ब्रीदिंग रेट पे क्या इफ़ेक्ट है, कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी रिस्पायरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो रिस्पायरेशन ज़्यादा होगी और रिस्पायरेशन का जो रॉ मटेरियल है वो है ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और ऑक्सीजन के लिए गैसियस एक्सचेंज इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है और गैसियस एक्सचेंज के लिए ब्रीदिंग का होना ज़रूरी है। तो ब्रीदिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए जो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर है, ब्रेन का एक पार्ट है मेडल्ला, वो मसल्स को सिग्नल भेजता है, डायफ्रैगम और इंटरकोस्टल यानी कि रिब मसल्स को सिग्नल भेजता है जो कि ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, अपनी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को इंक्रीज़ करते हैं जिससे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग से रिमूव होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एंटर होती है और इसके साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हमने कंपोजिशन को देखा कि इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% या फिर 0.04%, जबकि नाइट्रोजन की 78%, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर ये वेरिएबल होते हैं। जबकि एक्सपायर्ड एयर जो एक्सपेल हो रही होती है बॉडी से उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है अबाउट 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाती है 4% और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सेम रहती है और वाटर वेपर भी उसकी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर वेरिएबल होता है। तो होपफुली आज का लेक्चर क्लियर होगा आप सबको। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।